हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ कि जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी खान सर की एनसीईआरटी सार संग्रह को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। तो इसमें वन लाइनर फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। खान सर की सराहना करने लायक है। इतने महान सर जो इतनी अच्छी बुक बना दी है कि आपको सारी एक ही चीज़ में और एक ही बुक में सारी चीज़ मिल जा रहे हैं। आपको एनसीईआरटी के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स हैं, इससे बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं, आइए शुरू करते हैं हम। तो इसमें हम लोगों ने पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन का जो 3 चरण हैं, प्रथम, द्वितीय और तीसरा, ये तीसरा चरण है। तो 2 चरण हम लोगों ने कर लिया है और तीसरे चरण में 1919 से 1947 के बीच देखना है। तो मैं इसको आधुनिक भारत का इतिहास तो लेके चल ही रही हूँ, लेकिन बीपीएससी जो है उसमें अपने सिलेबस में लिख दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे। तो मैंने आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करते हुए और अलग से आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जल्दी करवा देती हूँ। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे है गांधी युग, गांधीवादी युग। तो गांधीवादी युग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आयोग देता है। तो आइए शुरू करते हैं। बापू एवं राष्ट्रपति हाँ, बापू एवं राष्ट्रपिता की उपाधियों के सम्मिलित सम, बापू एवं राष्ट्रपिता से सम्मानित उपाधियों से सम्मानित महात्मा गांधी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 तक छाए रहे। भारतीय इतिहास में इस काल को किस नाम से जाना जाता है? गांधी युग। तो गांधी युग 1919 से 1948 तक। फिर जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका में से भारत आए। यहाँ उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले। उसी पीछे ही वाले ही प्रीवियस जैसे टीआरई सेकंड में ही क्वेश्चन ये आया था कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो राजनीतिक गुरु आता है। अ, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 1916 ईस्वी में गांधी जी अहमदाबाद के पास किस आश्रम की स्थापना की थी? साबरमती आश्रम। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में हुआ चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। यह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1917 में। फिर जुलाई 1917 में चंपारण आंदोलन का सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया, जिसके सदस्य गांधी जी थे? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। चंपारण एग्रियन कमेटी के प्रतिवेदन पर तीन खटिया प्रणाली का समाप्त करने के साथ ही साथ किसानों को अवैध रूप से वसूल किए गए धन का कितना प्रतिशत हिस्सा वापस कर दिया गया था? मात्र 25%। किस वर्ष चंपारण एग्रेरियन अधिनियम पारित किया गया था, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ? 1918 ईस्वी में। गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मिल किसानों महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के विवाद में हस्तक्षेप पर मजदूरों एवं मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि कराई थी? तो 35% की। ये देखिए, आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात में किसानों की समस्याओं को उसको लेकर कौन सा आंदोलन चलाया था? तो खेड़ा आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच के लिए सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का। हंटर आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पहले ही सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए कौन सा बिल पास कर लिया था? तो इंडेमनिटी बिल। देखिए कितनी गहराई से क्वेश्चन को आप पूछा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंडेमनिटी बिल। कांग्रेस द्वारा एनसीईआरटी में तो मिलेगा ही। कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया, इस समिति के सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास, तैयब जी और जयकर शामिल थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। तो ये आ जाता है कि जलियांवाला बाग के जो है कौन कौन शामिल थे, मतलब कमेटी में, जांच कमेटी में। तो देखिए फिर है नोट में मालवीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट अधिकारियों
के इस बर्बर कृत्य के लिए उन्हें निंदा का पात्र बनाया और सरकार के दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई एवं मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता की देने की मांग की, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की भूमिका बनाई। गांधी जी ने 1919 में प्रारंभ किए गए किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 24। यहाँ पे देखते हैं प्रमुख षड्यंत्रों में चर्चित मामले। पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 24। सोवियत संघ के भारत में आने वाले साम्यवादी क्रांतिकारियों का दल, जिसे सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के अपराध में बंदी बनाया गया था, उन पर पेशावर के मुकदमा चलाकर इन क्रांतिकारियों की लंबी सजाएं दी गई। कानपुर षड्यंत्र 1924। कम्युनिस्ट नेता श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, मालिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी आदि को कानपुर में गिरफ्तार कर कानपुर संयंत्र के तहत चले मुकदमे में 4 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। फिर है मेरठ से षड्यंत्र केस जो है 1929 से 33। 1929 में सरकार ने 32 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिसमें क्रांतिकारी, राजनीतिक व ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों की एवं 3 अंग्रेज कम्युनिस्ट, फिलिप स्प्रेट, बेन बेडले एवं लेस्टर हचिंसन आदि शामिल थे। पर मेरठ षड्यंत्र के तहत 3.5 वर्ष मुकदमा चला। राष्ट्रीय स्तर पर यह मुकदमा काफ़ी चर्चित रहा। अभियुक्तों की ओर से जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू एवं डॉक्टर अंसारी आदि ने पैरवी की। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 से 30। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इसका उद्देश्य किसी को हत्या करना नहीं, बल्कि बहरोग, अंग्रेज सरकार बहरे बोल रहे थे उनको, को अपनी बात सुनाना मात्र था। इन दोनों को गिरफ्तार कर उन पर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसकी सुनवाई 5 मई से शुरू होकर 11 सितंबर 1933 तक चली। फिर है सैंडर्स हत्याकांड और भगत सिंह को फांसी। देखिए 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के भारत आने का देशव्यापी विरोध किया गया और लाहौर में इस विरोध की अगुवाई लाला लाजपत राय ने की। इस विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने निमत्ता से लाठी बरसाई, जिसमें लाला लाजपत राय की बुरी तरह से घायल हो गए। जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। क्रुक सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने इस लाठीचार्ज का आदेश दिया था। फलतः जेम्स स्कॉट को मारकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लालाजी की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। लेकिन 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट के बदले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स क्रांतिकारियों का निशाना बन गए। सैंडर्स जब लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे, तभी भगत सिंह और राजगुरु उन पर गोलियां चला दी। 7 अक्टूबर 1923 को सुनाए गए फैसले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस हत्या का दोषी बनाया गया। सजा की तारीख 24 मार्च 1931 निर्धारित की गई, लेकिन उसके एक दिन पहले ही 23 मार्च को उनकी फांसी दे दी गई। इस लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पे यह दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? सितंबर 1919। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य
त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य की घोषणा कांग्रेस ने किस अधिवेशन में हुई थी? नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920। हाँ देखिए, नाग अब अधिवेशन से आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसने क्या कहा था, कब अधिवेशन हुआ, किस अधिवेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, मैंने एक वीडियो बना दी है। पहले जाके आप लोग सर्च करेंगे भारत के, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बाहर कुछ नहीं, फास्ट सुपर फास्ट रिवीजन, तो आपको मिल जाएगा। आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ऐसे ही। तो आपको जितने भी उससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कोई भी टेंशन किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी कि उसको आपको दोबारा भी पढ़ना है या इसको उससे बाहर भी कुछ जाएगा, सब कुछ उसके अंदर ही है। तो आप लोग जाके ज़रूर देखें और अपना रिव्यू दें। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब व किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन के दो भाग थे, जिसमें एक रचनात्मक तथा दूसरा नकारात्मक था। रचनात्मक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय विद्यालयों की पंचायती अदालतों की स्थापना, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई प्रमुख थे। नकारात्मक कार्यक्रमों की मुख्य बातें थी: सरकारी उपाधियों को प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़े, विदेशी वस्तुओं, सरकारी उत्सवों आदि का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई। फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में खर्च की पूर्ति के लिए 1921 में किस फंड की स्थापना की, जिसमें 6 माह के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा हो गए थे? तिलक स्वराज फंड। 1 करोड़ उस समय। वह पहले नेता कौन थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली। फिर देखिए, मोहम्मद अली पहले नेता थे। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किस अधिवेशन में चलाने की योजना बनाई गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन को चलाने की योजना बनाई गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अहमदाबाद अधिवेशन में हुआ था। फिर किस घटना के परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया? चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन में स्थगन को अपनी आत्मकथा द इंडिया स्ट्रगल में क्या कहा है? राष्ट्रीय विपत्ति कहा है सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल्स। फिर गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कड़े कारावास में रखा गया, पर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें कब रिहा कर दिया गया? तो 5 फरवरी 1924 में। फिर 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस के खिलाफ चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी। इलाहाबाद में किस पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की। इसमें कौन कौन थे? पंडित नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे, मदन मोहन मालवीय थे। 1923 में हुई थी। चित्तरंजन दास भी थे। फिर है शीघ्र डोमिनियन स्टेट प्राप्त करके पूर्व प्रांतीय स्वायत्तता हासिल करने और विधानमंडलों में पहुंचकर सरकारी कार्यों के बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सचिव किसको बनाया गया था? तो क्रमशः चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दिसंबर 1923 के विशेष अधिवेशन में स्वराज दल को तथा उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता दे दी गई। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को चुनाव लड़ने और मतदान की अनुमति मिल गई थी? तो हो जाएगा काकीनाडा अधिवेशन 1923। 1923 में हुए चुनावों में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में पूर्व बहुमत द्वारा बंगाल एवं उत्तर प्रदेश बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, बम्बई और अच्छी खासी सीटें मिली। केंद्रीय विधानमंडल में 101 में से कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 42 सीटें। 1923 में हुए चुनाव स्वराज पार्टी के मध्य प्रांत में पूर्व बहुमत तथा बंगाल, उत्तर प्रदेश और
बम्बई में अच्छी खासी सीटें मिली। केंद्रीय विधानमंडल में 101 में से कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 42। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में स्वराज पार्टी के नेता पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। जो अधिवेशनों में जो पहला और आखिरी जो एक ही अधिवेशन जो महात्मा गांधी ने किया था वो बेलगांव का अधिवेशन था, 1924 में था। इसका मुझे नंबर तो 42वां लग रहा है, आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। महात्मा गांधी का था, थोड़ा सा डाउट है इसमें। साइमन कमीशन देख लेते हैं। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारतीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। इसके कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसका श्वेत आयोग कहा गया। मतलब श्वेत में सफ़ेद होता है। इस आयोग ने, मतलब सफ़ेद होते हैं, अंग्रेज गोरे होते हैं ना, इसलिए श्वेत आयोग कहा गया था। इस आयोग ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू किए गए द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए। भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए जिसे स्वयं भारतीय विकसित करें। उच्च न्यायालय को भारतीय सरकार नियंत्रण में कर दिए जाएं। वर्तमान म्यांमार को भारत से विलग हो जाए तथा उड़ीसा एवं क्या है सिंध को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। इसमें कम से कम 3-4 पार्ट हो जाएंगे, तो मन लगा के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कि बाय बाय।